So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with the अगरतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पॉइजन बेस्ड ऑन मेटालिक ओरिजिन कौन कौन से होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैड जिंक हो गया, लेड हो गया। तो सारे चीजों के बारे में हम लोग ने देखा था, इनके सिम्टम्स क्या हो रहे थे, इनसे क्या इनका फेटल डोज था, किस तरीके से इनकी चिकित्सा करते थे। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जांगम विष के बारे में। तो पिछले चैप्टर्स में हम लोग ने स्थावर विष पढ़ लिया था, अब हम लोग जांगम विष के अंदर आते हैं। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ विष विष देखा था हम लोग ने, जिसमें स्थावर विष, जांगम विष आता था। तो स्थावर विष हो गया हमारा, अब हम जांगम विष के अंदर आते हैं। तो जांगम विष एनिमल्स से मिलने वाले पॉइजन को जांगम विष बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स से चीजें होती हैं, जैसे इसके अंदर आता है सर्प, सर्प मतलब स्नेक, आता है लूता, लूता मतलब स्पाइडर, वृश्चिक मतलब होता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, और उसके बाद आता है कीट या फिर नॉर्मल जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, भौरे वौरे, ये सारे भी आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या आता है, अलर्कविश, अलर्कविश रेबीज वाला होता है, डॉग के थ्रू होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में, देखो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग स्नेक्स के बारे में देख लेंगे कि स्नेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। दूसरे दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लूता, वृश्चिक, अलर्क, इन सबको देखेंगे, क्योंकि स्नेक एक मेजर पोर्शन आता है इस चैप्टर का। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया पार्ट वन और पार्ट टू में। तो इस वजह से हम लोग इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग सर्प या स्नेक्स के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू और आयुर्वेदिक दोनों। ठीक है, लेट्स डीप डाउन इनटू दिस चैप्टर और देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। तो देखो, सर्प विष और सर्प के भेद इस टॉपिक का सबसे पहला आता है पॉइंट। तो सर्प विष अगर बात करते हैं तो 25,000 जातियां होती हैं। ठीक है, 25,000 जातियां होती है, 22,500 स्पीशीज होती हैं, जिसमें भारत में सिर्फ 216 स्पीशीज ही मिलती हैं, जिसमें से 52 जो होते हैं वही विष वाले होते हैं, वही उनके अंदर ही विष होता है, बाकियों के अंदर विष नहीं होता। तो एक कॉमन मिथ जो बोला जाता है कि सारे जो, अगर सर्प ने काट लिया तो मौत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। देख रहे हैं कि कितने सारे होते हैं, भारत में 216 मिलते हैं, उसमें से फिर सिर्फ 52 ही जो होते हैं, मतलब एक चौथाई से भी कम हो गया। तो सिर्फ उतने ही हमारे अ, विष वाले होते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, पहली चीज तो अगर सांप काटे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा सांप ने काटा है। ठीक है, फोटो अगर उपाय फोटो खींच लो, जल्दी से इमरजेंसी होती है तो भागना पड़ता है, हॉस्पिटल जाए, वहाँ एंटी वेनम और ये सारी चीजें लग जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जनरली भारत में इन 52 में से भी सिर्फ 4 ऐसे स्नेक्स होते हैं जो ज्यादा मिलते हैं, द बिग फोर जिसको बोलते हैं। इसमें किंग कोबरा, रसल वाइपर, ये सारे आते हैं। ठीक है, अभी और डीप में देखेंगे तो इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 52 होते हैं। और सर्प एक डरपोक, आलसी जीव होता है। ये सामने से ऐसा नहीं है कि तुम्हें देख लिया तो आके तुम्हें कूद पड़ेगा, तुम्हारे पर काट लेगा। ये देखो, या तो क्रोधित हो जाए, या तो डर जाए, या पैरों के नीचे आ जाए, या यक्ष या देवताओं के आज्ञा से, इन सारे कारणों से काटता है। और ये कारण कितने होते हैं, कारण भी अभी इस वीडियो में आएगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं, दिव्य सर्प और भौमिक सर्प। दिव्य सर्प जो हमारे नॉर्मल सर्प से अलग होते हैं, जो एकदम दिव्य शक्तियों वाले होते हैं, जैसे वासुकी और तक्षकी। और पौराणिक सर्प जो हमारे वेद में चीजें लिखती हैं, जैसे सर्प जो आकाश में विचरण करते हैं, दिव्य सर्प से बोलते हैं। और भौमिक जो भूमि पर विचरण करते हैं, जो जमीन पे चलते हैं, तो भौमिक विष आ जाता है। सुश्रुत के अनुसार भौमिक विष के 5 भेद बताए थे। कौन कौन से 5 विष थे, ये 5 सर्प थे। तो ये दर्विकर, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैकरंज। इसको ऐसे याद करिए, दर्विकर, मंडली और राजीमान, DMR, क्योंकि डी पहले आता है, ए बी अल्फाबेट पढ़ेंगे तो ABCDEFG, तो डी सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एम आ रहा है, फिर उसके बाद आर आ रहा है, दर्विकार, मंडली, राजमान। ये क्यों मैं याद कर रहा हूँ कि डी पहले फिर एम आर पे, क्योंकि ऐसे होता है वात, पित्त और कफ। ठीक है, कि दर्विकर वातज होता है, मंडली पित्तज होता है, और राजिमान कफज होता है। ये आप याद करने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं। दर्विकर के 26 प्रकार होते हैं, मंडली के 22 और राजिमान के 10, और निर्विश के 12 और ये 10। तो ऐसे याद कर सकते हैं, 26, 22, 10, 12, 10, 26, 22,
10, 12, 10, 26, 22, 10, 12, 10, 26, 22, 10, 12, 10। तो दरवीकर जो होता है, इसके जो ऊपर होता है मतलब इसके बॉडी पे चक्र, हल, अंकुश का चिन्ह होता है। फनयुक्त होता है मतलब ऐसे उठ जाता है। जल्दी-जल्दी चलने वाला होता है, शीघ्र। इसका विष जो होता है वो कटुरस और रुक्ष वीर्य वाला होता है, इसीलिए ये वात को प्रकोपित करता है। दिन में विचरण करता है, ठीक है? दिन में चलता है। वर्षा काल एवं तरुणावस्था में मारक होता है क्योंकि वात का प्रकोप उस वक़्त ही होता है ना, वर्षा काल में। फिर मंडली आता है, मंडली 22 प्रकार का होता है। अनेक प्रकार के मंडल से चित्रित होता है। चपटे और मंद गति वाले होते हैं। अग्नि व सूर्य के समान चमक वाले होते हैं। विष और अम्ल रस और उष्ण वीर्य होते हैं, इसलिए पित्त को कुपित करते हैं। रात्रि के पहले और दूसरे या तीसरे प्रहर में विचरण करते हैं। शीतकाल तथा मध्यमा अवस्था में घातक होते हैं। तो देखा हम लोगों ने वातज में वो तरुणावस्था और वर्षा काल में घातक थे। ये हमारे शीतकाल और मध्यमावस्था में घातक होते हैं। अब राजिमान की बात करते हैं तो चिकनी अनेक प्रकार के रंग की तिरछी और सीधी जाने वाली रेखाएँ होती हैं इसमें। विष मधुर रस होता है और शीतवीर्य होने के कारण से कफ को बढ़ाता है। रात्रि का अंतिम पहर में विचरण करते हैं। ग्रीष्म तथा वृद्धावस्था में घातक। निर्विष की बात करें तो ये 12 प्रकार के होते हैं। इन सर्पों के दंश से किसी प्रकार की विषाक्तता नहीं होती, इसलिए हम लोग इसे निर्विष कहते हैं। निर्विष मतलब विष नहीं है। व्याकरण व्याकरण ये 10 प्रकार के होते हैं। इनमें दर्विका मंडली राजिमान सर्प के मिले-जुले लक्षण मिलते हैं। ठीक है? ये संकर जाति के होते हैं। तो ये 5 टाइप के हमारे शुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सर्प होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद लिंग भेद से भी हम लोग सर्प को देखते हैं, जैसे मेल, फीमेल और नपुंसक, नर, मादा और नपुंसक सर्प होते हैं। नर जो होते हैं सिंपल वो बड़े आकार के होंगे, आँख बड़ी आँखों वाले होंगे, बड़ी जीभ वाले होंगे, ऊँची आवाज़ वाले, फनयुक्त वाले और दिन में काटेंगे। मादा जो होगी वो छोटे आकार की होगी, छोटी आँख वाली होगी, छोटी जीभ वाली होगी, इनका फन दिखाई नहीं देता, ठीक है? रात में काटते हैं। नपुंसक जो होते हैं आयताकार होते हैं, चपल होते हैं, कोमल होते हैं, मंद गति वाले, धीरे-धीरे चलते हैं, सफ़ेद चमक होती है इनकी, तिरछे सिर होती है, जो संध्या काल में काटते हैं, मतलब शाम के टाइम काटते हैं। जाति के अनुसार सर्प के भेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ब्राह्मण सर्प जो होते हैं वो लाल मुख के, मोती चांदी के प्रभाव वाले होते हैं, कपिल सुवर्ण नील लोहित वर्ण वाले होते हैं, शरीर में बिल्व चंदन, ठीक है, बिल्व चंदन गुगलू उशीर की गंध आती है, आंखें धूसर वर्ण की होती हैं, फाड़े पर यज्ञोपवीत के समान चिन्ह होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आप बस एक बार पढ़ लीजिए और नॉर्मली किसी से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि डिस्कस करने से आपको चीजें और अच्छे तरीके से आती हैं। इसलिए किसी कोई अगर आपके साथ है, कोई फ्रेंड है जो पढ़ रहा है, तो साथ में डिस्कस करके पढ़ा करिए तो अच्छा रहेगा। सामने से दंश करने वाले होते हैं जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या पहले के टाइम पे आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते थे वो बहुत गुस्से वाले होते थे। तो वो सामने से एकदम दंश करते हैं और त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। त्रिदोष ठीक है, सबसे खतरनाक हो गया। ये तीनों दोष प्रकोप कर रहे हैं और फिर ज़ाहिर-सी बात है त्रिदोष है तो कोई चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत खतरनाक होते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं ये भी देखो क्रोधी होते हैं। ये क्रोधी होते हैं, सूर्य चंद्र की आकृति के समान होते हैं, स्निग्ध वर्ण पक्व द्राक्षा, जम्बू, खजूर, अंजन के वर्ण वाले होते हैं, मतलब काले हो सकते हैं, बैंगनी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, द्राक्षा जैसे पकी होती है तो किस तरीके से दिखता है, वो चिकने होते हैं, ये सारे इनके वो होते हैं। शरीर में चंपक, नागकेसर, तेजपत्र, जाति पुष्प और जोंक के समान गंध आती है। आँखें लाल वर्ण की होती है। देखो जैसे गुस्सा है ना इनके तो आँख लाल हो गई, ऐसे याद रखिए कि फड़ पर हल, छत्रक, सूर्य के समान चिन्ह होता है। पार्श्व से दंश करने वाले होते हैं और वात प्रकोपक होते हैं। ठीक है, ये वातज प्रकोपक हो गए। फिर ये कह सकते हैं कि पित्त प्रकोपक होते हैं और ये होते हैं कफ प्रकोपक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और क्या-क्या इसमें जो गंध आ रही है वो देख लिया एक बार और इनके कोई अलग सी चीज़ें हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, कि ये सामने से दंश करते हैं, ये लेटरल साइड से दंश करते हैं, ये भी लेटरल साइड से और ये पीछे से दंश करते हैं। ये कैसे होते हैं वैश्य? ये काले होते हैं, वज्र के समान होते हैं। वज्र क्या होता है? डायमंड होता है। लाल वर्ण के होते हैं, धूम वर्ण के होते हैं, कबूतर के समान होते हैं। शरीर बिंदु या मंडल युक्त होती है। शरीर में बकरी, भेड़, घी, दूध के समान गंध आती है। लेटरल साइड से अपना वार करते हैं, पित्त प्रकोपक होते हैं। शूद्र जो था भैंस, चीता, हाथी, कीचड़ के वर्ण वाले होते हैं, कठोर त्वचा वाले होते हैं, अनेक प्रकार के रंग वाले होते हैं। शरीर बिंदु या रेखाओं से युक्त होते हैं।
शरीर से सुरा या रक्त के समान गंध आती है, पीछे से दंश करने वाले होते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आपका अगर कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्प आता है या क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक्स आता है, तो दोनों में ही अंतर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक्स आए तो अलग लिखना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्प आए तो अलग लिखना होगा। आप जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मॉडर्न और आयुर्वेद अलग हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न में एलेबिडे, वाइपरिडे ये सारी चीज़ें आती हैं, हाइड्रोफाइडे। तो यहाँ पे ये जो आयुर्वेद होते हैं, आयुर्वेद में अलग आता है। जैसे सुश्रुत के अनुसार 5 हो गए, ठीक है? चरक के अनुसार 3 हो गए, दर्वी मंडली, राजीमान। लिंग के अकॉर्डिंग 3 हो गए, नर, मादस, नपुंसक। जाति के अकॉर्डिंग 4 हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है? सर्प की दृष्टाएँ, विष की मात्रा और सर्पदंश के हेतु के बारे में हम लोग इस टॉपिक में मतलब इस स्लाइड्स में बात करेंगे। तो सर्प की दृष्टाएँ मतलब उसकी दाढ़ जो होती है, दाढ़ मतलब समझ सकते हैं ना, दाढ़ होती है ना, तो 4 दृष्टाएँ होती हैं। नीचे वाली बाहें जो होती है वो काले रंग की होती है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, बना लेते हैं। जो नीचे वाली अ, बाईं होती है, अगर ये लेफ्ट हम लोग ले रहे हैं और ये राइट ले रहे हैं, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसको 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे वाली बाएँ काले वर्ण की, तो नीचे वाली बाएँ काले वर्ण की हो गई। ऊपर बाईं पीत वर्ण की होती है। अब पीत वर्ण लगा लेते हैं, ठीक है? ऊपर वाली जो बाईं होती है, ऊपर वाली बाईं पीत वर्ण की हो गई। फिर यहाँ पे दाएँ नीचे वाली दाईं लाल वर्ण की होती है। नीचे वाली दाईं लाल वर्ण की हो गई। और फिर आता है ऊपर की दाएँ श्याम वर्ण की होती है, मतलब थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर हो सकता है, सांवला कलर होता है, तो ब्राउनिश कलर ले लेते हैं, श्याम वर्ण की हो गई। ठीक है? तो ये हमारे कलर्स हो गए, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इस पिक्चर को देख के याद रख सकते हैं। अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो कैसे कौन-से कलर की है? सर्पविष की मात्रा, इसमें गोपुक्ष अ, वाला जो आता है वो श्लोक आता है, गोपुक्ष के बाल मतलब गाय की जो पूँछ होती है उसके बाल को पानी में डुबा के बाहर निकालने के बाद उसकी पूँछ से जितना बूँद जल टपकता है उतना ही विष साँप के वाम भाग के नीचे वाले दंश में होता है, ठीक है? वाम भाग के ऊपर वाले दाँत में, दाईं और नीचे के दाँत में तथा दाईं और ऊपर वाले दाँत में क्रमशः 2, 3, 4 गुना होता है। अब देखो इसको समझो, क्योंकि थोड़ा-सा क्रिटिकल सेंटेंस आ गया है ना, तो इसको तोड़-तोड़ के समझो। वाम भाग के ऊपर वाले दाँत में, ठीक है? वाम भाग के ऊपर वाले में इसमें वो बता रहे हैं 2 गुना है। फिर उसके बाद दाईं और नीचे की तरफ नीचे वाले दाँत में, ठीक है? तो इसमें कितना है 3 गुना है। और फिर उसके बाद बता रहे हैं ऊपर वाले, दाईं और ऊपर वाले दाँत में 4 गुना होता है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो ये आप याद कर सकते हैं, इसका श्लोक आता है, वो भी अगर किसी को याद करना हो तो याद कर सकता है। यन्मात्रा प्रत्यय बिंदु गौबालात् क्लीलोद्भवात् वामधराया दृष्टाया तन्मात्रा स्याद् देह विषम एक द्वि त्रि चतुर्विध विश्व भागोत्तरोत्तरः सवर्णस्कृतः दंशः बहुत्तर विषः वृषा। ठीक है? तो ये चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट आता है। चरक चिकित्सा 23 जब चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें अगस्त तंत्र की ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें ये वाला टॉपिक भी आता है, विष की मात्रा का। तो इम्पोर्टेंट होता है। बट ये आप याद रखिए, देखो इसी तरीके से समझना होता है कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको ध्यान से समझोगे तो और अच्छे से तरीके से आपका तैयार होगा। फिर सर्पदंश के हेतु क्या होते हैं कि क्यों काटता है साँप? सिंपल, खाना नहीं मिल रहा है उसको खाना खाने के लिए, प्राणियों से भय हो गया उसको किसी तरीके से, पाँव से दब गया, विष की अधिकता हो गई उसके, क्रोधित हो गया, ईर्ष्या से काट लिया या फिर देवताओं या यक्ष की आज्ञा से काट लिया। आचार्य चरक के अनुसार भय युक्त उन्मत्त शीघ्र उष्णता और क्षुधा पिपासा से संतप्त प्राणियों को सर्वदंश करता है तो शीघ्रता से विष शरीर में फैल जाता है। मतलब ये सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर किसी इंसान में ये सारी चीजें हैं और उसको सांप ने काट दिया तो शरीर में शीघ्रता से फैल जाएगा विष। यदि किसी प्राणी की प्रकृति या दोष भी विष की प्रकृति के समान हो, मतलब अगर वातज प्रकृति को वातज वाले सर्प ने काट लिया, दर्विगर ने काट लिया, तो विष के लक्षण अति शीघ्र दिखाई पड़ने लगते हैं। तो सिंपल ये तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ हो गई कि सेम अगर है तो जो भी उसके सिम्पटम्स है वो जल्दी आएँगे।
सर्पदंश के प्रकार कितने होते हैं? तो आचार्य सुश्रुत ने 3 बताए हैं। सर्पितम रजतम चापि तृतीयत निर्विषम सर्पांग अभियत केचिदंती खलु तद्विधम तद्विधा। ठीक है, सुश्रुत के कल्प स्थान का चौथे चैप्टर का 14वां श्लोक है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, आप याद रखिएगा। तो देखो कुछ श्लोक्स होते हैं जो मैं बोलता हूँ कि याद रखें, सारे श्लोक्स तो नहीं बोलता। जैसे यहाँ पे ये वाला श्लोक है, तो ये वाला श्लोक अगर लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इतना कठिन नहीं है। देखो जो भी कठिन होते हैं तो मैं खुद ही नहीं बोलता कि याद करो, बट कुछ कठिन नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। जैसे सर्पितम रजतम चापि तृतीयत निर्विषम, तो सर्पित रजत और निर्विष तो आप याद ही रखेंगे ना, हेडिंग्स तो याद ही रखेंगे। उसके अलावा तृतीयत निर्विषम, ये 2 शब्द और याद कर लीजिए। ठीक है, फिर सर्प अंग अभियत केचित दंती खलु तद्विधम तद्विधा। तो इस तरीके से याद करना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो ये आप याद कर लीजिए। सर्पित दंश क्या होता है? सर्प के दाढ़ के 1, 2 या अधिक गहरे चिन्ह दिखाई देते हैं, रक्तस्राव युक्त होता है, मतलब इससे खून निकलने लगता है और खतरनाक वाला होता है। छोटी-छोटी पीड़िकाओं के समान शोथ युक्त होता है, मतलब इसमें सूजन-वूजन आ जाती है। रदित क्या होता है? रदित लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया तो श्वेत रेखाओं से युक्त होता है। मंद विष युक्त होता है, मतलब थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। निर्विष जो होता है, दंश के 1 या 2 चिन्ह होते हैं, शोथ रहित होता है, इसमें स्वेलिंग नहीं होता है और रक्त दृष्टि कम होती है और रोगी सामान्य होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और सर्प अंग अभियत, मतलब वैसे तो 3 ही प्रकार बोले गए हैं। देखो आपने सोच रहे होंगे क्या यहाँ 3 ही प्रकार बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 4 आ गए, सर्पित, रदित और निर्विष। फिर ये सर्प अंग अभियत क्या चीज़ है? तो सर्प अंग अभियत नाम का एक चौथा प्रकार भी माना गया है, किंतु इस प्रकार में दृष्टा निर्मित दंश को उपस्थिति नहीं रखते, मतलब ऐसे नहीं बोलते कि ये डायरेक्ट कटा है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऐसा लगता है कि सांप छू के गुजर गया है, तो ये वाला कंडीशन होता है, सांप छू के गुजर गया। यह केवल स्थिति मात्र है जिसमें सर्प केवल व्यक्ति के साथ छू जाता है। इससे भीरु प्रकृति वाले प्राणियों में वायु प्रकृति हो जाती है, मतलब जो डर जाते हैं ना, जो डर से वात प्रकृति हो जाता है, उस स्थान पर शोथ उत्पन्न हो जाता है। यह अवस्था निर्विष होती है, इसमें कोई विष नहीं होता। फिर आचार्य वाग्भट के अनुसार 5 प्रकार हैं। ये एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है? मेनली तो सुश्रुत वाला ही पूछा जाता है, बट ये भी एक बार पढ़ लीजिए। तुंडाहत, ठीक है? व्यालिंग, च्यालुप्त, दृंष्टक और दृष्टः निष्पीड़ित। तो ये 4 होते हैं। यह स्थिति दंश स्थान पर केवल मात्र सर्प के जीवा स्पर्श से उत्पन्न होता है। इससे यह स्थान केवल कुछ गीला प्रतीत होता है। दंश के कोई चिन्ह नहीं दिखता। यह पूर्ण रूप से निर्विष अवस्था होती है और यह है सर्प की दृष्टा 1-2 चिन्ह मिलता है, परंतु व्रण से रक्तस्राव नहीं होता। यह भी निर्विष अवस्था है। और ये है सर्प के दांत के 2 या 3 चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, इससे रक्तस्राव होता है और यह सविष अवस्था है। दंशक, यह दंश स्थान पर 3 दांतों के निशान मिलते हैं। मांस तथा रक्त वाहिनियों के कट जाने के कारण निरंतर रक्तस्राव होता रहता है। यह अवस्था कष्ट कष्ट साध्य है, दृश्य साध्य है। दृष्टि निष्पीड़ित दंश स्थान पर 4 दृष्टाओं के चिन्ह मिलते हैं। रक्त वाहिनियों के विदीर्ण होने के कारण दंश स्थान से निरंतर रक्तस्राव होता रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप बस एक बार रीडिंग मार लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और कोई पूछे तो एक बताने लायक कंडीशन में आ जाइए, ठीक है? फिर सर्प के सामान्य एवं विशिष्ट लक्षण के बारे में बताया गया है। कॉमन सिम्पटम्स क्या होते हैं? सूजन एवं वेदना। ज़ाहिर-सी बात है, कहीं काट लेगा तो सूजन और वेदना तो होगी, चुभन जैसी दर्द होगी ही होगी, गाँठ और खुजली बनी जाएगी, जलन तो दाह उत्पन्न होगी ही होगी। फिर उसके बाद विशिष्ट लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि दर्विकर, मंडली, राजिमन और ये सारे के क्या-क्या होते हैं। तो देखो दर्विकर दंश स्थान पे ये वातज होता है, तो वातज जितने भी लक्षण आपको दिखें आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये पित्तज होता है, पित्तज जितने भी लिखे आप यहाँ डाल दीजिए। ये कफज होता है, तो आप वही डाल दीजिए, ठीक है? अब ये होता है ना कि इसमें क्या डालें? तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ है, नर ज़्यादा खतरनाक है, मादा थोड़ा कम, फिर नपुंसक और कम, तो उस तरीके से देखते हैं। फिर यहाँ पे जो दर्विकर है, अब जैसे वातज आपको पता ही है कि वातज सारे आप लक्षण डाल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको पहले से आते हैं, अगर आप पढ़ रखा है तो नॉर्मल कोई बात नहीं। लेकिन अगर पढ़ा नहीं है तो क्या-क्या डालेंगे? वो एक बार देख लेते हैं। कि दंश स्थान काला हो जाए या सूक्ष्म हो जाए, रक्त नहीं निकले, कछुए की पीठ के समान उभर जाए, वातजन्य व्याधियाँ हो जाएँ। फिर आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि त्वचा, नख, नेत्र, दांत, मुख, मूत्र, दंश स्थान काले पड़ जाते हैं। रुक्षता, सिर में भारीपन, संधियों में वेदना, कीट और श्रेणी, दुर्लभता,
जम्हाई, कंपन, शूल, ऐंठन, प्यास, ज़्यादा स्राव, मुँह से झाग आना तथा शरीर में वात के कारण अनेक प्रकार की वेदनाएँ होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वातज लक्षण ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब पित्तज के बारे में बात करें, तो ये मंडली सर्पदंश होता है। मंडली सर्पदंश गहरे निशान पड़ते हैं, शोथ होता है, दंश स्थान पर रक्त निकलता है, पीत वर्ण युक्त पित्त के कारण होने वाली अनेक बीमारियाँ। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा, नख, मल, मूत्र पीले हो जाते हैं, शीत की इच्छा होती है, अंगों में संताप, दह और शोथ उत्पन्न होता है, प्यास उत्पन्न होता है, ज्वर, मूर्छा, मांस विदीर्ण हो जाता है, दंश स्थान का सड़ना, सब कुछ पीला दिखाई देता है और पित्तजन्य वेदनाएँ होती हैं। राजीमान में सेम ऐसे ही है, कफज में डाल दो, पिच्छिल, स्थिर, शोथ युक्त, अस्पष्ट और पांडुवर्ण सदृश रक्त गाढ़ा हो जाए, कफजन्य व्याधियाँ हो जाएँ। सुश्रुत के अनुसार त्वचा, नख सफेद, ये सारी सफेद हो जाती है, ठंडा लगकर ज्वर आता है, रोमहर्ष हो जाता है, अंगों में जकड़ाहट, जड़ता हो जाती है, दंश स्थान चारों ओर सूजन हो जाती है, मुख में कफ का गिरना, बार-बार वमन, नेत्र में कंडू, श्वास अवरोध, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और कफजन्य व्याधियाँ या वेदनाएँ। नर मादा नपुंसक और गर्भिणी और वृद्धिस्थ, देखो नर सर्प जो होता है रोगी ऊपर की ओर देखता है, विष का वेग दिन में तीव्र रहता है, मादा सर्प रोगी नीचे की ओर देखता है, विष का वेग रात्रि में तीव्र रहता है, नपुंसक सर्प में रोगी तिरछे और पीछे की ओर देखता है, ज्वर एवं अतिसार हो जाता है, गर्भिणी सर्पदंश में मुख पीला और शोथयुक्त हो जाता है, जीभ और आंखें काली हो जाती हैं, जम्हाई, होंठ सूख जाते हैं, उदर में भारीपन, वृद्ध सर्पदंश विष देरी से चढ़ता है और वेदनाएँ होती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वृद्ध है तो नॉर्मल सी बात है, उसकी चीज़ें तो होंगी, वो कम हो जाएँगी, विष धीरा हो जाएगा, मंद हो जाएगा, वेदनाएँ होंगी, लेकिन विष जो होगा वो धीरे-धीरे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई। फिर वेगों के अनुसार लक्षण एवं सर्प विष की सामान्य चिकित्सा। तो देखो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करा। क्योंकि ये कह सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा-सा कह सकते हैं कि मेंटल फटीग हो जाता है। तो इसीलिए 2 पार्ट में कर दिया, कि 2 पार्ट में है, अपना एक बार ये देखा, थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद दूसरी देख लिया। फिर वेगों के अनुसार लक्षण एवं सर्प विष के सामान्य चिकित्सा की बात करेंगे, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम 7 होते हैं। अब इसको याद कैसे करना है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो जो प्रथम होता है, इसको डाल दो रक्त धातु से निर्मित कर दो कि पहले तो साँप ने काटा तो कहाँ गया विष? ब्लड में गया, रक्त में। द्वितीय मांस, तृतीय मेद, चतुर्थ अपना डाल दो कफ, ठीक है? कफ, 5वाँ डाल दो अपना अस्थि, अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। रक्त रस नहीं है, रक्त, मांस, मेद, बीच में कफ, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, याद हो गया ना कि कौन-कौन सी वेग में कौन-सी धातु दूषित होती है। तो ये धातु दूषित हो गई, एक पॉइंट आपको मिल गया लिखने के लिए। फिर उसके बाद क्या दिक्कत होगी? रक्त से जो भी दिक्कत होती है, आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि ब्लड में कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? दर्वीकर है, तो वातज होगा, तो ब्लड कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। ये मंडली है, तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। राजिमान है, तो कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, पांडु हो जाएगा। ठीक है? द्वितीय है दर्वीकर में मांस से क्या होगा? मांस भी जो होगा वो काला हो जाएगा, यहाँ पीला हो जाएगा, यहाँ पांडु हो जाएगा। मेद क्या होगा? मेद जो होगा यहाँ पे अ, दंश स्थान में शोथ हो जाएगा, शोथ नहीं लिखा हुआ, शोथ हो जाएगा, शिरो का औरता स्वेद प्रवृत्ति दृष्टिमान। और इधर बताया पिपासा स्वेद और सिंपल पित्तज लक्षण, इधर कफ लक्षण। जो भी आपका है, कफ कफ में क्या हो जाएगा? कफ दोष की वृद्धि हो जाएगी, लाला प्रसेक तंद्रा वमन। इधर क्या होगा? ज्वर उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा? इधर कोट कोष्ठ में प्रवेश कर जाएगा, मन्ना स्तंभ हो जाएगा, शिरो और अस्थि में इक्का-इक्का हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। मज्जा में अपना मूर्छा आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा मज्जा व स्रोतस दृष्टि का क्या लक्षण होता है अपना तमह, आँखों के सामने अंधेरा छाना, मूर्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं और सेम इसमें इसमें है। शुक्र में क्या हो जाएगा? शुक्र में प्रवेश में व्यान वायु दूषित हो जाएगी, कंधा, पृष्ठ एवं कटी की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएँगी, श्वास निरोध हो जाएगा और शारीरिक स्राव में वृद्धि होगी। सेम इसमें है, ठीक है? तो आई होप इसको इतना बड़ा टेबल एक एक शॉर्ट में मैंने समझाया आपको। इस चीज़ के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आई नो आप करते ही हैं, ठीक है? सर्पविष की सामान्य चिकित्सा
तो सामान्य जनरल ट्रीटमेंट है अरिष्ट बंधन, अचूषण, अग्निकर्म और शीतल परिषेक। जो हमने अपने 24 उपक्रम देखे थे, वही इससे रिलेट कर दो। अरिष्ट बंधन, सर्वप्रथम जिस अंग पे सर्प ने काटा हो वहां दंश से 4 या 7 अंगुल के ऊपर किसी रस्सी, वस्त्र या वृक्ष की छाल आदि से कसकर बांध दो। इससे विष का प्रभाव शरीर के ऊपर के अंग में नहीं पहुंचता। ऐसा करने से विष रक्त के स्थान से बाहर निकल जाता है। ठीक है, रक्त के साथ बाहर निकल जाता है। आचूषण, मुख में वस्त्र, बालू आदि भरकर दंश स्थान से रक्त का अचूषण करना। अग्निकर्म, जिस स्थान में अरिष्ट ना बांधा जा सके, ठीक है, उस स्थान पर स्वर्ण आदि धातुओं से बनी शलाका से अग्नि प्राप्त करके लकड़ी से दहन करना चाहिए। दहन कर्म मंडली सर्पदंश में नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब आप ये बताएंगे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पित्तज होता है मंडली, ठीक है। तो पित्तज में अग्निकर्म नहीं करा जा सकता, उससे पित्त प्रकोप और हो जाएगा, तो उससे कंडीशन और वर्ष हो सकती है। इस सर्प का विष पित्त से अधिकता वाला होता है, तो दाह से फैलने वाला होता है। आचार्य चरक ने भी उपयुक्त 3 क्रियाएं बताई हैं। फिर शीतल परिषेक आदि जो हम लोगों ने 24 उपक्रम देखे थे वो आ जाता है। फिर आ जाता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वेग अनुसार। तो इसको भी याद करने का मैं तरीका तुरंत बताता हूँ। देखो, हम लोगों ने वेग अनुसार लक्षण तो देख लिया था। हम लोगों को ये भी पता है कि किस वेग में किस धातु के अंदर दिक्कत होती है, कौन सा धातु दूषित हो जाता है। तो सिंपल जो भी ट्रीटमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे पहले में रक्त धातु दूषित हुआ, तो रक्त धातु दूषित हुआ, अब रक्त धातु को साफ करने का कौन सा एक चिकित्सा होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, रक्त मोक्षण। तो प्रथम में आ जाएगा रक्त मोक्षण, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रथम में आ जाएगा रक्त मोक्षण। अब यहाँ पे अलग-अलग तरीके से दिया हुआ है, तो आप नॉर्मल आप अपना वो लगा सकते हैं दिमाग। फिर मांस धातु में क्या होगा? क्षार, अग्निकर्म, ये सारी चीज़ें करेंगे। मेद धातु में क्या होगा? यहाँ पे भी उसी तरीके से करते हैं। कफज में क्या होगा? अंजन-वंजन का प्रयोग करेंगे मेद में, अंजन, तीक्ष्ण अंजन और नस्य। चतुर्थ में क्या होगा? कफ, कफ को सबसे कम करने वाली बेस्ट चिकित्सा क्या होती है? वमन, तो वमन करा दो। पंचम में अस्थि है, अस्थि में भी आप क्या करा सकते हैं? पंचकर्म करवा सकते हैं, तिक्त द्रव्य का यूज़ करवा सकते हैं। सेम मज्जा में भी यही करवाएँगे, ठीक है? शुक्र में अपना जो भी शुक्र को सही करने वाली चिकित्साएँ होती हैं, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से आपको लिखना होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ एकदम पिन पॉइंट आता हो, बट हाँ, अगर आपको सही आता है, तो वो बहुत है, ठीक है? विशिष्ट चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है, कफ से दूषित हो तो पेटली, नागासार मक्खन के साथ पीसकर पिलाओ, जटामासी को, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं आता, ठीक है? बट हाँ, पता होना चाहिए कि कौन से में क्या है। ताकि कल को आ जाता है एमसीक्यू में या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विशिष्ट चिकित्सा बताएँ, सर्विकल मंडली और राजीमान के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? दिव्य सर्प में ये है, ठीक है? दर्विकर में ये है, फिर आ जाता है मंडली में ये और मंडली, ये मंड लिखा हुआ है ना, वहाँ मंडली होगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे मंडली और फिर ये आ जाता है राजीमान, फिर पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न स्नेक की क्लासिफिकेशन, अब आता है मॉडर्न पार्ट, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा आयुर्वेद का पार्ट। अब देखते हैं मॉडर्न पार्ट में किस तरीके से स्नेक्स को क्लासिफाई करा है। अब सर्प से हम लोग हट के स्नेक्स पढ़ते हैं, ठीक है? स्नेक बन जाते नहीं, स्नेक्स पढ़ते हैं। तो स्नेक्स जो होते हैं, पूरी दुनिया में 2500 स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 700 वेनमस स्नेक्स हैं। मोस्ट स्नेक स्पीशीज़ आर कंसीडर्ड हार्मलेस टू ह्यूमन। वेनमस स्नेक्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 मेजर ग्रुप, एलेपिडे, वाइप्रिडे और हाइड्रोफाइडे। एलेपिडे जो होता है, जैसे किंग कोबरा हो गया, कैरेट हो गया, कोरल स्नेक हो गया, वेनन जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो ये हो गया न्यूरोटॉक्सिक। वाइपरे क्या हो गया? ये हो गया हीमोटॉक्सिक। अब देखो ये 3 जो शब्द हैं, इनसे आपकी सारी चीज़ें बन जाएँगी मायोटॉक्सिक। अब थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए और बताइए कि जैसे एलेपिडी है, तो एलेपिडे में न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो इसकी चिकित्सा क्या हो सकती है? और विविप और वाइपरिडे में हीमोटॉक्सिक होता है, तो इसमें क्या चिकित्सा हो सकती है? क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? और सेम आपका हाइड्रोफाइडी के लिए भी सोचिए अभी जो आपने सोचा है वो आपने सही सोचा है, गलत सोचा है, अभी आगे आएगा। न्यूरोटॉक्सिक है, जनरली क्या-क्या सिम्पटम्स मिल सकते हैं जो न्यूरॉन्स और ये सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम
को दिक्कत दे, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, दिक्कत हो गई, कन्वल्जन्स हो रहे हैं, तो न्यूरोटॉक्सिक के सिम्पटम्स आ गए। हीमोटॉक्सिक में अपना ब्लड जो हो गया वो दूषित हो गया है, तो अपना क्लॉटिंग नहीं हो रही, ब्लड निकला जा रहा है, तो ये सारे इसमें आ गए। मायोटॉक्सिक में अपने मसल्स जो होते हैं वो एकदम सेल डेड हो रहा है और ये सारी चीज़ें अपना आ रहा है, टिश्यू-विश्यू और मसल-वसल खराब हो रहा है। फिर जो एलिपिडे है, कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट, कोरल स्नेक, ये सारे एलिपिडे आते हैं, इसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है और बस इसमें यही सारी चीज़ें, हाइब्रिड में हीमोटॉक्सिक तो 2 ये शब्द जो हैं बस ये याद करिए कौन-सा क्या है बस। और इसके अलावा कोई भी ऐसे नहीं ज़्यादा आपको करना है। अब यहाँ पे लिखा है वेनेमस वर्सेस नॉन वेनेमस स्नेक। जो वेनेमस स्नेक्स होता है उनके वर्टिकल प्यूपिल्स होते हैं, ट्रायंगुलर हेड होता है, हीट सेंसेशन पिट्स होता है, लार्ज वेंट्रल स्केल्स, 2 फैंग मार्क्स होते हैं एंड कंप्रेस्ड टेल्स होती है। तो इतना आपको वेनम्स के लिए डालना है। अब इसी का जस्ट उल्टा नॉन वेनेमस के लिए कर दीजिएगा। वर्टिकल प्यूपिल, आँखें जो हैं इस तरीके की हैं, ठीक है? ऐसे स्नेक बनाते हैं। ऐसे आँखें, इसके ट्रायंगुलर मुँह है और हीट सेंसेशन पिट्स होते हैं, लार्ज वेंट्रल स्केल्स होती हैं, स्केल्स जो होती हैं बड़ी होती हैं, 2 फैंग ऐसे होते हैं, ठीक है? इस तरीके से स्नेक अब नहीं भूलेंगे आप। फिर आ जाता है मेजर स्नेक वेनेमस स्नेक्स ऑफ इंडिया एंड द स्नेक वुमन। द मेजर वेनेमस स्नेक्स ऑफ इंडिया द बिग 4 और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं किंग कोबरा, कॉमन कोबरा, करैत, ब्रैंडेड क्रेट, रसल वाइपर और फिर और स्नेक्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स के अ, बताए गए हैं स्नेक्स के बारे में, वेनेमस स्नेक्स के बारे में। तो किंग कोबरा कैसा होता है? एक बार रीडिंग मार लीजिए, कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेट, ब्रैंडेड क्रेट, रसल वाइपर स्नेक्स। तो ये डायरेक्ट नहीं आता कि बिग 4 के बारे में वर्णन करो या वैसे करो। बट हाँ, अगर कभी आता है कोई किसी में तो आप लिख पाएँ कि क्या क्या होता है? हिमालय में रीजन में रहते हैं, 4 मीटर तक लंबे होते हैं, ये 2 मीटर तक होते हैं क्योंकि किंग कोबरा बड़ा होगा, कॉमन कोबरा छोटा होगा। बाकी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक कलर के होते हैं, नेस्ट बनाते हैं और 30 साल तक जीते हैं। और ये जनरली नॉर्मल रहते हैं, इनका हुड जो होता है वो छुपा रहता है लेकिन जब गुस्से में होते हैं तब दिखाते हैं, राउंडेड प्यूपिल होते हैं, ओविवारियस होते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं। ठीक है? तो ये देख लीजिएगा कौन अंडे देता है, कौन अंडे नहीं देता। तो नॉकटर्नल ये जो होते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर के होते हैं, 1 और 2 व्हाइट बैंड्स होते हैं ऑन द बैक, 1 से डेढ़ मीटर लॉन्ग होते हैं, ये 2 मीटर लॉन्ग होते हैं। ये जो होते हैं रसेल वाइपर, ये 3 रोज़ ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन डायमंड शेप्ड स्पॉट होता है बैक बैक पे। थिकेस्ट ऑफ ऑल इंडियन स्नेक्स, ये सबसे मोटा होता है। और वर्टिकल में विविपेरस, ये देखो ये विविपेरस है, मतलब ये बच्चे देता है। तो ये देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, बच्चे कैसे दे रहा है, सांप तो अंडे देते हैं, ये विविपेरस है। तो है तो है। All snakes are venomous, small eyes, prominent nostril and a fin-like flattened tail, black और green black कलर होता है इसका और शी शोर्स के पास मिलता है। सिंपली मायोटॉक्सिक होते हैं सी स्नेक्स। फिर कंपाउंड फोर्स स्नेक्स एंड स्नेक venom and the mechanism of action worldwide approx 20 types of toxic enzymes मिलते हैं। Most snake uses 6 to 12 enzyme in their venom। तो जैसे ये हैं तो इसमें बस कुछ के नाम याद रखिए, जैसे बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखोगे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सबका नहीं याद रखना, आपको कुछ की याद रखना है, जैसे एटीपीएस हो गया, ठीक है? सेंट्रल रोल इन इंड्यूसिंग शॉक और इमोबिलाइज़ कर देता है प्रे को। हाइलोरिनोडेज़ जो होता है, इंक्रीज़ द स्प्रेड ऑफ वेनम, जो मतलब बहुत तेज़ी से फैल पाए। फॉस्फोलिपिडेज़ कैटलाइज़ करता है रिएक्शन को, मसल्स डैमेज और नर्व्स को डैमेज करता है। थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग को खत्म कर देता है, हीमोटॉक्सिक स्नेक्स में मिल जाता है। ये यहाँ पे एटीपीएस अपना न्यूरोटॉक्सिन, इस तरीके से आप थोड़ा-सा कोरिलेट करा करिए। अटैक्स द नर्वस सिस्टम causing muscle relaxation। पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन्स, प्रोटीज़ प्रोटीन को तोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्नेक बाइट सिम्पटम्स, ट्रीटमेंट, फेटल डोज़ एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं यहाँ से, कि यहीं से क्वेश्चन्स आपके ज़्यादा बनते हैं। कॉमन सिम्पटम्स क्या हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ ऑल स्नेक बाइट इज़ एक्सट्रीम फ़ियर। मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम होगा, खतरनाक डर लगेगा, जिसकी वजह से नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिज़ीनेस, फेंटिंग और टैकीकार्डिया और क्लेमी स्किन हो जाती है, कोल्ड क्लेमी स्किन। अब आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग होते हैं स्नेक काट लेता है, भले ही वेनेमस नहीं है तो उनको लगता है अरे स्नेक साँप ने काट लिया अब तो मर गए। तो उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो साँप के काटने से ही मरते हैं वो, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि थोड़ा-सा नॉर्मल रहें।
क्या-क्या कौन से सिम्पटम्स होंगे, 2 पंचर्ड वुंड दिखेगा, स्वेलिंग और रेडनेस दिखेगा, पेन एंड बाइट, स्नाइक, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, स्वेटिंग और नमनेस हो सकता है। सिम्पटम्स ऑफ एलेपिडे, वाइप्रिडे और सी स्नेक। देखो एलेपिडे क्या थे? एलेपिडे थे न्यूरोटॉक्सिक, वाइप्रिडे थे अपना हीमोटॉक्सिक और सी स्नेक्स थे मायोटॉक्सिक। तो एलेपिडे में क्या होगा? अपना याद रखिए कि न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड ही दिक्कत होंगी इसमें, देखिएगा। कन्फ्यूजन, डिजीनेस, slurred speech, difficulty in swallowing, breathing, difficulty in breathing, local swelling, blisters हो जाएगा, necrosis हो गया, paralysis, ठीक है, respiratory failure, most common cause of death, ठीक है। वाइपर डे में हीमोटॉक्सिक होता है, तो टू पंचर, इमीडिएट स्वेलिंग, लोकल नेक्रोसिस, हेमोस्टैटिक एबनॉर्मेलिटीज, मतलब ब्लड वाली दिक्कतें हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होगी फ्रॉम द बाइट मार्क, हिमरेज हो जाएगा, शॉक, पल्मिनरी इडीमा, रेनल फेलर बिफोर डेथ। Common symptoms of sea snake: myotoxic, neurotoxic effect, myopathic lesions in skeletal muscle pain lasting for several months, renal failure due to the release of myoglobin and potassium, cardiac arrest due to hyperkalemia। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपना टाइम लिखो कि कब काटा है, काम रहो कि दिक्कत नहीं होगी, सही हो जाएंगे। रिमूव द टाइट क्लोथिंग और ज्वेलरी, कोई ऐसी टाइट क्लोथिंग या ज्वेलरी उसको निकालो। तो सबसे उसके बाद अप्लाई अ क्रीप बैंडेज, मतलब एक बैंडेज बांधो थोड़ा टाइट करके, लेकिन उसे ओपन इट 1 मिनट के लिए, 1 घंटे में हर 1 मिनट के लिए खोल दो, ठीक है? जैसे 1 घंटा बीता, तो उसे खोल दिया 1 मिनट के लिए, फिर उसको बाँध दिया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पहली चीज़ तो वहाँ पे जहाँ पे आपने बाँधा है वहाँ पे नेक्रोसिस नहीं होगी, वो वाला ऑर्गन जो होगा वो डेथ नहीं हो जाएगा। मतलब हार्ट में बाँध दिया और हार्ट उतना खराब हो गया, तो वो नहीं नेक्रोसिस से बचने के लिए। दूसरा है कि थोड़ा बहुत पॉइज़न जो होगा 1 मिनट पे, ऐसा तो नहीं है कि 1 मिनट में पूरा फैल जाएगा, 1 मिनट में थोड़ा-सा फैलेगा, उसके बाद फिर बाँध दे रहे हैं ना, तो 1 मिनट में फैला, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, वहाँ पे नेक्रोसिस नहीं हुई। दूसरी चीज़ है कि अपना जो विष था, जो अपना पॉइज़न था, वो थोड़ा-सा डाइल्यूट हो गया, मतलब थोड़ा बॉडी में चला गया। और बॉडी में चला गया, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा-सा भी चला गया तो एकदम बॉडी मर जाती है। नहीं, थोड़ा-सा गया, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने इम्यून सिस्टम ने खत्म कर दिया। तो थोड़ा-थोड़ा डाइल्यूट होता रहता है, खत्म होता रहता है इस वज़ह से। और थोड़ा हम लोग के पास ज़्यादा टाइम मिलता है। डू नॉट लेट द पेशेंट वॉक, मतलब उसे चलने ना दो, कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत हो। रिमेंबर द स्नेक कलर एंड साइज़, मतलब फ़ोटो खींच लो सिंपल। कीप द बाइट बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, वॉश विद स्नो एंड वाटर, अप्लाई अ क्लीन ड्रेसिंग। और ये याद रखो कि हर बार कोई स्नेक काटता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्नेक वेनेमस हो। अगर आपको पता चल गया वेनेमस है, तब भी डरना नहीं है, क्योंकि हमेशा वेनेमस स्नेक अपना फुल पोटेंशियल से अपना पॉइज़न नहीं छोड़ता। और चलो छोड़ दिया, तो भी ये मान के चलो कि उसका भी एंटी वेनम होता है, बच सकते हैं। तो पहली चीज़ तो थोड़ा सोच बनाना है कि बच सकते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा किंग कोबरा काट लेता है उनको, इतना खतरनाक स्नेक होता है, तब भी वो लोग बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही टाइम पे, सही जगह, सही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। एंटी वेनम मिल जाता है। बिग 4 का एंटी वेनम होता है। वो 4 स्नेक होते हैं, अगर उनसे काट रहा है, तो एंटी वेनम अपना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा देखना है। फिर सेकंड चीज़ है कि डू नॉट, क्या करना है? टॉर्निकेट, कट विद अ नाइफ, मतलब ऐसा नहीं है उस जगह को काट दिया, ये सोचा कि वहाँ से सारा ब्लड निकल जाएगा, तो सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सक आउट वेनम, ये सक भी नहीं करना है। क्रॉस इंसिजन कट, कैथराइज़ेशन, एम्पुटेशन, मतलब ऐसे नहीं उस जगह को काट दिया, हाथ को ही काट दिया। वैक्यूम पंप, पोटेशियम परमैंगनेट, कार्बोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना। फिर सेकंड स्टेप आता है साइंटिफिक एंटी वेनम। दूसरा स्टेप, अब तो हम लोगों ने देखा है नॉर्मल ट्रीटमेंट, अब हम लोग लेके चले गए। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? स्पेसिफिक एंटी वेनम देना होगा अगेंस्ट वन टाइप ऑफ स्नेक। एक स्नेक के लिए एक एंटी वेनम, ये स्पेसिफिक एंटी वेनम होता है। दूसरा आता है पॉलीवेलेंट एंटी वेनम। दो तरीके के एंटी वेनम। पॉलीवेलेंट एंटी वेनम जो होता है अगेंस्ट कोबरा, कॉमन करेत, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर, ये चारों के लिए होता है पॉलीवेलेंट, ये जो अपने होते हैं बिग 4 के लिए। कोबरा, कॉमन करेत, रसल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर। 1.1 एम ऑफ पॉलीवेलेंट या फिर 1 ml ऑफ पॉलीवेलेंट एंटीवेनम न्यूट्रलाइज 0.6 mg ऑफ कोबरा वेनम, 0.45 mg ऑफ कॉमन करेत, 0.6 ऑफ रसल वाइपर, 0.45 mg ऑफ सॉ स्केल। देखो ऐसे याद करो,
0.45 और 0.6। तो 0.6 कोबरा और किसके लिए था 0.6? रसेल वाइपर के लिए, रसेल वाइपर। और 0.45 करैत के लिए, और दूसरा किसके लिए था? सॉ स्केल्ड वाइपर, वाइपर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पॉलीवेलेंट एंटीवेनम कितना कैसे काम करता है। अब इसमें यहाँ पे लिखा गया हुआ है माइल्ड, क्या लिखा हुआ है, हाँ, माइल्ड एनवेनमेशन मतलब नॉर्मल में 5 वायल्स देते हैं, मॉडरेट में 10 वायल्स देते हैं, सीवियर में 15 से 20 वायल्स तक देना पड़ता है। नियोस्टिग्मिन एट्रोपिन साथ में देते हैं एलिपेडेबाइट में। और क्योंकि क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो अपना थोड़ा सा नॉर्मली रखना है, तो एट्रोपिन देंगे, हिपेरिन फाइब्रोनोजन देंगे वाइपर बाइट्स में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टेटेनस टॉक्सॉइड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वेरियस स्नेक्स बाइट फेटल डोज, के फेटल डोज यहाँ पे दिया हुआ है 12 कोबरा, 6 क्रेत, रसल वाइपर 15, सॉस्केल 8। तो ऐसे याद रखिए 12 कोबरा, ऐसे इमेजिन करिए कि 12 कोबरा हैं, ठीक है, जिनकी लड़ाई हो रही है 6 करेत से। ठीक है, तो 6 करेत ने कॉल किया वाइपर्स को, 15 वाइपर्स की टीम बुला ली, और फिर कोबरा ने 8 सॉस्केल वाइपर को बुला लिया, फिर दोनों की लड़ाई हुई। 12 6 15 8, इंडियन कोबरा, 12 कोबरा की 6 कैरेट से लड़ाई हुई, 15 रसल वाइपर कैरेट ने बुलाए, और 8 सॉस्केल वाइपर नाजा ने बुलाए। ठीक है, नाजा मतलब कोबरा। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, नॉर्मल चीजें हैं, जैसे वेनमस स्नेक बाइट्स लीव 2 फैंग्स ऑन द बॉडी, नॉन वेनमस जो होते हैं उनमें सेमी सर्कुलर टूथ मार्क होते हैं, फैंग मार्क्स होते हैं, आर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर क्लोरिबिन, 2.5 सेंटीमीटर वाइपरेंस। ठीक है, इडीमा, डिस्कलरेशन, सेलुलाइटिस, ड्राई ब्लड स्टेन सीरम, ठीक है, हेमोरेज फ्रॉम द स्टमक, ये सारी चीजें, पेटिकी इन रीनल पेल्विस, ब्लड डू नॉट क्लॉट नॉर्मली इवन आफ्टर मिक्सिंग थ्रोम्बिन, नेक्रोसिस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, एलिजा टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट, एक्सीडेंटल होमिसाइडल के लिए रेयर होता है, और एक्सट्रीमली रेयर फॉर सुसाइड के लिए, कोई सुसाइड करने के लिए सांप से नहीं कटवाता है जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया में मोर देन 200 स्पीशीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें 52 वेनमस थे, जो हम लोग के बिग 4 थे, कॉमन करेट, इंडियन कोबरा, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर, मोस्ट कॉमन वेनमस स्नेक्स इंडिया में होते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ बाइट्स कॉज्ड बाय सॉ स्केल वाइपर, 1/4 बाय रसल स्केल, मतलब 2/3 सबसे ज्यादा सॉ स्केल वाइपर काटते हैं, उसके बाद 1/3, वन 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 बाय रसल वाइपर एंड स्मॉल प्रोपोर्शन बाय कोबरा एंड कैरेट। ठीक है, तो इतना याद रखिए, आगे किसी को स्नेक काटता है तो आप ही उसके जीवन बचाने के लिए काम कर रहे होंगे। तो आई होप टुडेज वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस, अगत तंत्र के लिए, आपके अंदर थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट अगत तंत्र के लिए बढ़ाया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको कि हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे। ठीक है, और अगत तंत्र से हम लोग को बहुत चीजें सीखने को मिली कि हाँ, किस तरीके से किसी को सांप काटता है तो क्या ट्रीटमेंट चल जाते हैं, क्या कैसे चीजें करते हैं, किस तरीके से हम लोग को बिहेव करना चाहिए, क्या क्या इमरजेंसी स्टेप्स हैं जो हम लोग को लेना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप फीडबैक्स हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में इस चैप्टर के, जिसमें हम लोग बेबीज के बारे में और स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन और बाकी के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।